पुतिन जो कह रहे हैं, मॉस्को जो कह रहे हैं उसको मानो, शांति से बैठ के बात करो। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और प्रशासन ने इनको हड़काया, जब बार बार यूरोप पुतिन को चिता रहा था कि अपनी सेनाएं वापस ले लो, यूरोपीय लोगों को यह डर दिखाया जाए कि अगर रशिया को अभी नहीं रोका गया डिफेंस की फैक्ट्री पर, दुनिया भर में रूसी इकोनॉमी को समझने जानने वाले लोग धैर्य नहीं खोया, वो अपनी लड़ाई लड़ते रहे। मीर पुतिन हो गए हैं दुनिया के रियल बॉस। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो कहानी आपको आगे पता चल जाएगी, लेकिन इसके पीछे पूरी संरचना ये है कि जो कुछ आप आज के दौर में वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं और जैसी हालत आपने व्हाइट हाउस के अंदर वॉशिंगटन में जो कुछ आपने इस व्यक्ति यानी जेलेंस्की के साथ होता देखा, अमेरिका जो यूक्रेन का सहयोगी था, अमेरिका जिसने ये कहा कि नाटो में हर हाल में यूक्रेन शामिल होगा, वही अमेरिका आज जेलेंस्की के खिलाफ हो गया, यूक्रेन के खिलाफ हो गया और अब ये कह रहा है कि नहीं, पुतिन जो कह रहे हैं, मॉस्को जो कह रहे हैं उसको मानो, शांति से बैठ के बात करो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ नहीं। और ये वही तस्वीरें हैं जो पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की की क्लास लगा दी। अब तक अमेरिका हथियार और पैसा दोनों दे रहा था जेलेंस्की को, लेकिन अब वो अमेरिका कह रहा कि नहीं, देखो हमारा इस लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, तुम लोगों की लड़ाई में हमारा क्या रोल है। और सबसे बड़ी बात कि नाटो देशों में अमेरिका सबसे बड़ा अलाई है और जेलेंस्की को वॉशिंगटन ने, अमेरिका ने, ट्रंप ने सब कुछ कह दिया, मेरा पैसा वापस कर, मेरा हथियार वापस कर, हम अब तुम्हारे साथ नहीं है, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यूरोप यूक्रेन से बहुत दूर है अमेरिका, तो हमको कोई खतरा नहीं है रशिया से, तो हमको मत फंसाओ, हम अब तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और सुनो, जो पैसा लिया है वो पैसा लौटाओ, नहीं तो सुनो, जो तुम्हारी जमीन के नीचे कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उस पर हमारा कब्जा हो जाएगा। यही वाली डील करने आए थे जेलेंस्की। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और प्रशासन ने इनको हड़काया, ये भाई साहब व्हाइट हाउस से ऐसे ही चले गए बिना खाना पीना खाए। गए थे दोस्त के यहाँ डिनर पर, लेकिन डिनर सर्व होने से पहले बवाल हो गया। तो डिनर जो है व्हाइट हाउस का, वो डोनाल्ड ट्रंप ने वहां बैठे पत्रकारों को खिला दिया। बोला हमने बनवाया उसके लिए था, लेकिन अब तो वो चला गया, तो पत्रकारों को बढ़ गया था जो डिनर इन भाई साहब के लिए बना था। इसीलिए मैंने कहा कि एक समय जब पुतिन के लिए समय अच्छा नहीं था, उनकी की हुई बातें सब एक तरफ से गलत हो रही थी और दुनिया में एक बड़ा गुट रशिया और पुतिन के खिलाफ हो गया था, मॉस्को के खिलाफ हो गया था। तो हमारे यहाँ एक और कहावत है कि समय हो तो बलवान। राष्ट्रपति पुतिन ने धैर्य नहीं खोया, वो अपनी लड़ाई लड़ते रहे और दुनिया में वो खेमा जो उनके खिलाफ था, उन्होंने एक नया खेमा तैयार किया जो रशिया के साथ था। जब तमाम देश रशिया पर इंटरनेशनल प्रतिबंध लगा रहे थे, वो चाहे यूरोपीय देश हो चाहे अमेरिका हो, तमाम रशियन कंपनियों के अकाउंट्स दुनिया भर में फ्रीज किए जा रहे थे, रशियन बैंक्स को फ्रीज किया जा रहा था। रशिया को एक तरह से दुनिया के प्रॉपर इकोसिस्टम, जो बिजनेस का इकोसिस्टम है, उससे बाहर करने का जब प्रयास शुरू किया गया और जब बार बार यूरोप पुतिन को चिता रहा था कि अपनी सेनाएं वापस ले लो और हम हर हाल में यूक्रेन को नाटो में शामिल करेंगे, उस पूरे गुट को जब आप याद करिएगा 2021 का वो दौर याद करिए, उसमें जो बड़े नाम आपको दिखाई देंगे वो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बिडेन हर हाल में, इसके अलावा जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन। यूरोप का एक गुट और अमेरिका समर्थित गुट पूरा का पूरा रशिया के विरोध में खड़ा हो गया। और पूरी कहानी ये थी दरअसल राष्ट्रपति पुतिन को इस युद्ध में फंसाने की कि कैसे भी रशिया को एक बड़े युद्ध में फंसाया जाए, यूरोपीय लोगों को यह डर दिखाया जाए कि अगर रशिया को अभी नहीं रोका गया तो वो यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेगा, जिसका मतलब है कि रशिया ठीक यूरोप को टच कर जाएगा अगर बॉर्डर के लिहाज से देखेंगे तो, और फिर वहां खतरा यूरोपीय देशों को होने लगेगा। जबकि राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा और वो दौर याद करिए कि कितना ज्यादा दबाव मॉस्को पर बढ़ाया जाने लगा, जिस दौरान रोज सुबह उठने के बाद आपको दुनिया के अखबारों में, देश के अखबारों में यह पढ़ने को मिलता था कि आज फलाने देश ने फलाना तरह का प्रतिबंध मॉस्को पर लगा दिया। कभी बिजनेस पर, कभी डिफेंस की फैक्ट्री पर। दुनिया भर में रूसी इकोनॉमी को समझने जानने वाले लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि रशिया किस चीज पर सरवाइव करता है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसके हथियार उद्योग का है। उन पर तरह तरह के प्रतिबंध लाद दिए गए,
जितने रशियन असेट्स थे यूरोप के अंदर उन सबको फ्रीज कर दिया गया। कुछ लोग तो इस बात की वकालत करने लगे ये जितना भी रशियन धन दौलत है इन सबको यूक्रेन को दे दिया जाए। जब ये पूरा का पूरा मामला बढ़ रहा था और एक तरह से प्रतिबंधों का खेल खेला जाने लगा था, तब रशिया ने कुछ शर्तें दी थी। रशिया ने युद्ध शुरू करने से पहले भी कहा था कि देखो यूरोप से हमारी कुछ मांगे हैं। मांगे ये कि ये जो जिद आप ठाने बैठे हैं कि हम नाटो में शामिल करेंगे यूक्रेन को, इस जिद को छोड़ दीजिए, हमारी सेनाएं पीछे हट जाएंगी। लेकिन उस समय के नाटो देश और नाटो के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि नहीं, रशिया की कोई बात नहीं मानी जाएगी, रशिया की किसी बात पर कोई गौर नहीं किया जाएगा। और फिर वो युद्ध शुरू हो जाता है जिस युद्ध की कहानी दुनिया ने पिछले 3 सालों में देखी है। और आज जो मौजूदा तस्वीर है यूक्रेन की, मैंने पहले भी कहा है फिर कह रहा हूं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर था यूक्रेन में यूरोपीय स्टैंडर्ड का, अब वैसा यूक्रेन बनने में कम से कम 100 साल लगेगा। और अब जब आप वो पूरा दौर याद करते हैं और 3 साल का समय निकालते हैं जो रशिया ने बेहद मुश्किल से गुजारा है, तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रशिया सरवाइव कर गया। नाटो और अमेरिका का वो प्लान फेल रह गया जिसमें उनको लगा था कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो रशिया दुनिया के सामने अपने वो हथियार भी लाएगा जो उसने एक समय के लिए जो है छुपा कर रखा है, शायद उस दिन के लिए जिस दिन नाटो और अमेरिका सारे देश एक साथ मिलकर रशिया के खिलाफ किसी युद्ध का ऐलान करेंगे, उस दिन रशिया अपने उस तरह के हथियार निकालेगा जो गोपनीय वेपन्स हैं। दुनिया का हर देश कुछ ऐसे हथियार है जो दिखाता है और कुछ ऐसे हथियार हैं जो छुपाए जाते हैं। उनका इस्तेमाल बस रियल रणभूमि में होता है जब उसकी जरूरत होती है। यूरोप को यह लगा कि इस युद्ध को अगर लंबा खींचा गया तो पुतिन को बेबस किया जा सकता है कि आप जरा कुछ नए उन्नत हथियार निकालिए दुनिया के सामने। लेकिन पुतिन इतने मजबूर कभी नहीं हुए। उन्होंने तो एक तरह से जब आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि उनके लिए तो जो कीव के अंदर फोर्सेस गई थी वो मैक्सिमम चेचन्या की आर्मी थी, चेचन्या के भाड़े के लड़ाके जो रशिया के इशारे पर, पुतिन के इशारे पर रशिया के लिए यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन के अलग अलग शहरों में कब्जा कर रहे थे और लड़ रहे थे। उसके बाद जब आप आज के दौर में आते हैं, वो तमाम नाटो के देश, तमाम यूरोपीय देश जो रूस के खिलाफ थे, जो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ थे, आज उनकी क्या हालत है? आज उनकी हालत यह है कि वो जा जाकर व्हाइट हाउस में वो चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति हो, हर कोई व्हाइट हाउस के दौरे कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि भाई साहब आप नाटो के सबसे बड़े अलाई हो, आप नाटो में सबसे अमीर हो, पैसा डॉलर सब आपका लगता है, हथियार सबसे ज्यादा उन्नत आपके हैं, और आप ही जब नहीं सपोर्ट करेंगे तो यूक्रेन कैसे जीतेगा? और देखिए, आपने ही कहा था कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करना है और इसीलिए हम लोगों ने ये लड़ाई चालू की थी। अब आप कह रहे हो कि हम नहीं है, और ये बात जाकर वो चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो या फ्रांस के राष्ट्रपति हो, वो जाके डोनाल्ड ट्रंप से यही बात कह रहे हैं। लेकिन वही बात है जैसा मैंने कहा कि समय हो तो बलवान, पुतिन ने मॉस्को में बैठे बैठे व्हाइट हाउस को साध लिया है। यह सुनने में बड़ा अजीब लगता है क्योंकि रशिया और अमेरिका दोनों पारंपरिक दुश्मन है। पेंटागन सालों से इसी बात की तैयारी करता रहा है कि रशिया को कैसे बर्बाद किया जाए, रशिया को कैसे तबाह किया जाए। हर रशिया का वो चीज उसके लिए, वो चाहे हथियार के तौर पर हो, वो चाहे इकोनॉमी के लिहाज से हो, यही व्यवस्था में लगे रहे पेंटागन के लोग कि रशिया का इलाज कैसे होगा। लेकिन वही रशिया, व्लादिमीर पुतिन जो केजीबी के एजेंट रहे, दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने जा रहे हैं। और ये बहुत चीज अचंभित कर रही है दुनिया के लोगों को, जो लोग डिप्लोमेसी देखते, पढ़ते, समझते हैं, रक्षा क्षेत्र की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। उनके लिए आज के समय में ये वाली जो डिप्लोमेसी हो रही है, जहां मॉस्को और व्हाइट हाउस दोनों एक ही तरह की भाषा बोल रहे हैं, दोनों का लैंग्वेज एकदम सेम है। जब आप राष्ट्रपति ट्रंप को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो पुतिन से ज्यादा प्रो रशिया साउंड कर रहे हैं, और जब आप रशियन प्रेसिडेंट को सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये तो बिल्कुल व्हाइट हाउस की भाषा बोल रहे हैं, ट्रंप की भाषा बोल रहे हैं। मतलब ये कि दो शक्तियां जो व्हाइट हाउस में बैठी है, जो मॉस्को क्रेमलिन में बैठी है, वो दोनों शक्तियों ने अपने तमाम पारंपरिक मुद्दों को साइड करके यूक्रेन के मुद्दे पर एक साथ हाथ मिला लिया है। और इन दो महाशक्तियों ने जब हाथ मिलाया तो फिर इसमें ब्रिटेन का कोई काम नहीं है, इन भाई साहब का कोई काम नहीं है, और जेलेंस्की की हालत तो खैर दुनिया ने देखी ही। बार बार संदेश दिया गया सीधा। ट्रंप ने पूछा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से, ये बताओ
हमारे बिना सामना कर लोगे क्या रशिया का? प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया सीधा। बाकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की के साथ हुआ वो तो दुनिया ने देखा। इसके अलावा मैक्रोन को स्टील के चेयर पे बिठा दिया बगल में, बोला चलो इधर बैठो। हर तरह की वो मैसेजिंग इस डिप्लोमेसी में की गई जो नाटो के देशों को यह बताने के लिए व्हाइट हाउस ने किया कि अब हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। नाटो की जरूरत यूरोपीय देशों की है और नाटो को अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को नाटो की जरूरत नहीं है। वो बार बार सीधा कहते हैं कि भाई तुम ये बताओ, तुम लोग हमको कहते हो कि हम नाटो वाले हैं, हम नाटो वाले हैं। ट्रंप बार बार यूरोपीय देशों को यही कहते हैं कि तुम लोग कहते हो कि हम नाटो वाले हैं, नाटो एक दूसरे की सुरक्षा के लिए, लेकिन अमेरिका को सुरक्षा की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये रहा रशिया, ये रहा यूक्रेन, ये जर्मनी, ये ब्रिटेन, ये फ्रांस, तो बॉर्डर तो तुम लोगों के मिले हुए हैं। हमारा अमेरिका तो यहां है, बीच में एक ब्लू ओशन है, तो हमको रशिया से कोई खतरा नहीं है भाई, खतरा तुम लोगों को है। और इसीलिए तुमको समझना है ये लड़ाई अगर तुम्हारी है तो तुम लड़ो। इवन तो एलन मस्क ने यहां तक कह दिया कि अमेरिका को नाटो की कोई जरूरत नहीं है, अमेरिका को नाटो से बाहर आ जाना चाहिए। तो ऐसा भी संभव है कि जो नाटो ये लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन को शामिल कराने के लिए, उसी नाटो में से उसका सबसे बड़ा अलाई अमेरिका बाहर हो जाएगा। और पुतिन की डिप्लोमेसी का मास्टर क्लास इससे बड़ा क्या होगा, और पुतिन की छवि इसके बाद दुनिया में क्या होगी, डिप्लोमेसी के लेवल पर क्या होगी, आप अपने आप समझिए। जब ट्रंप ने बहुत हड़काया, बहुत भड़काया और बोला भागो यहां से, निकलो यार, हमारा पैसा वैसा दो, हथियार वथियार दो, तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं। यह व्यक्ति भागकर कहां पहुंचा? यूरोप। और किनके पास पहुंचा? उनके पास पहुंचा जिन लोगों को 2 दिन पहले ट्रंप व्हाइट हाउस से भगा चुके हैं। इन्हीं यूरोपीय शक्तियों के पास पहुंचा। एंजेला मर्केल 2021 में थी, इनको अन्यथा मत लीजिएगा। अभी मतलब कहने का मतलब जो यूरोपीय शक्तियां हैं, वो चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो या ब्रिटेन हो, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? हम तुम्हारे साथ एकदम बने रहेंगे और पैसा कर्जा चाहिए तो और ले लो। लेकिन लड़ना किसको है? यूक्रेन। बर्बाद कौन होगा? यूक्रेन। और सबसे बड़ी बात देखिए, मजाकिया, जो मैंने पहले भी कहा, इस देश को शामिल कराने के लिए ये सब परेशान है कि यूक्रेन शामिल होना चाहिए, शामिल करो यूक्रेन को, लेकिन नाटो में से उनका सबसे बड़ा अलाई अमेरिका अब हो सकता है बाहर हो जाए। इसके अलावा आप देख लीजिए कैसे व्हाइट हाउस से निकाले गए, कैसे रेयर अर्थ मिनरल्स की डील करने गए थे भाई साहब जेलेंस्की, लेकिन वो बात छोड़ करके अब तो पुतिन कह रहे हैं कि जो कुछ चाहिए आप हमसे ले लो, उनसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको देंगे। रेयर अर्थ मिनरल्स कुछ से जो यूक्रेन के हिस्सों में मैक्सिमम है, ट्रंप चाहते थे कि जो डॉलर दिए हुए हैं उसके बदले कुछ सौदा कर लें, भाई साहब नहीं माने। अब पुतिन ने सीधा व्हाइट हाउस को ऑफर दे दिया कि आपको जो चाहिए रशिया देगा, आपको आधे दामों पर देगा। आप समझो, 2 पारंपरिक दुश्मन अब प्रॉपर बिजनेस की बात कर रहे हैं। और वो लड़ाई जिन लोगों की है, जो लोग लड़ रहे हैं, उन लोगों को ही इन दोनों ने, पुतिन ने और ट्रंप ने, उस लड़ाई की मीटिंग से बाहर कर दिया है। बोला यूक्रेन का क्या करना है, कैसे करना है, वो हम तय करेंगे, हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। और दूसरी बात, पुतिन हर हाल में इस पूरे खेल में विन विन सिचुएशन में है। एक तो अपने देश में सबसे बड़े लीडर बनकर उभरेंगे, दूसरा ये ऑलरेडी रशिया ने यूक्रेन के करीब करीब 20% हिस्सों पर कब्जा करके रखा है। और जब भी ये युद्ध रुकेगा, इन हिस्सों से रूसी सेना वापस नहीं जाने वाली है। यानी जो कब्जा लिया वो सब रूस का है। अमेरिका और रूस दोनों दोस्त होने जा रहे हैं, मॉस्को और व्हाइट हाउस दोनों दोस्त होने जा रहे हैं। आप ये समझ लो, दुनिया में कूटनीति का ये कौन सा पन्ना पुतिन ने 3 साल के अंदर जोड़ दिया है। वो व्हाइट हाउस जो हमेशा से दुश्मन था, अब व्हाइट हाउस में पुतिन का एक आदमी बैठा हुआ है।